गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पद्य लेसन नंबर 15। 15 लेसन है, पद्य देखेंगे जिसे हम दोहा भी कहते हैं। नीति और भक्ति काव्य। जो दोहे हम देखेंगे वह हमें नीति सिखाता और भक्ति के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में तुलसीदास जी और गिरधर जी की हैं। ये जो दोहे लिखे गए हैं वह तुलसीदास जी और गिरधर जी ने लिखे हैं। पहले पद में कवि तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर स्थल पर पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरे पद में कवि गिरधर जी ने सचेत करते हुए कह रहे हैं कि धन दौलत को पा जाने पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरे पद में कवि ने बताया है कि संसार में किसी जीव या व्यक्ति के गुण ही उन्हें मान सम्मान दिलाते हैं। अब ये सब हम लोग देखेंगे दोहों में, ठीक है। जो यहाँ पर दोहे लिखे हैं, आप लोगों को थोड़ा दोहों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। पहला पद्यांश है, सिय स्वयंवरु देखहि जाई। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कहते हैं कि सिय का अर्थ होता है सीता जी का जो स्वयंवर हो रहा है उसे हमें देखने जाना चाहिए, वहाँ हमें देखना चाहिए। तो जब सीता जी बड़ी हो गई थी तो सीता जी का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर का मतलब आप समझते हो क्या होता है स्वयंवर मतलब? स्वयंवर मतलब होता है कि पहले के समय की बात है कि बहुत सारे राजा के दरबार में आते थे और वहाँ पर सभी राजा जो बड़े बड़े योद्धा होते थे सभी राजा वहाँ आया करते थे, आते हैं। और धनुष एक जो भगवान का वरदान के रूप में धनुष को रखा जाता था। तो जितने भी राजा होते थे सभी उस धनुष को उठाकर प्रयत्न करते थे उठाकर तोड़ने का। तो जो भी उसे तोड़ता वह सीता का पति बनेगा और सीता चाहेगी उसे अपना पति मान सकती है, अपना पति बना सकती है। स्वयंवर मतलब खुद अपना वर चुनना, स्वयं अपना वर अर्थात पति को चुनना। तो सीता जी के यहाँ क्या हुआ था? स्वयंवर रचा गया था। सीता जी के यहाँ क्या रचा था? स्वयंवर रचा गया था। तो सिय स्वयंवर देखे ही जाए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, राम से कहते हैं सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, हमें वहाँ देखने जाना चाहिए। ईसु काही धोख देई बढ़ाई। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि वर्ड ऐसे हैं ना, तो आपको लाइन टू लाइन याद कर लो, ठीक है, क्योंकि एक एक वर्ड का अर्थ आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो जैसे हमने सिय स्वयंवर देखे ही जाए का मतलब क्या होता है कि सीता का जो स्वयंवर हो रहा है उसे हमें देखने जाना चाहिए, ठीक है। ईसु काही धो देई बढ़ाई। फिर कहते हैं कि ईश्वर काही किसे यह सम्मान देंगे। बढ़ाई मतलब सम्मान देंगे। तो देखते हैं ईश्वर यह सम्मान किसे देते हैं। समझ में आया ना? ईशु मतलब ईश्वर यह सम्मान किसे देते हैं ये हम देखते हैं। लखन कहाँ जस भाजनु सोई। लखन कहाँ जस भाजनु सोई। लखन मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जैसा, जस मतलब जैसे, नाथ कृपा तब जा पर होई। नाथ कृपा मतलब ईश्वर के ऊपर जिसकी कृपा होगी उसी को यह भाजनु सोई, उसी को यह सम्मान मिलेगा। समझ में आया? लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ अर्थात ईश्वर की जिस पर कृपा होगी उसी को यह सम्मान मिलेगा। कौन सा सम्मान? कि जो सीता अपना जो माला लेकर खड़ी हैं और सीता अपना वर उसे ही चुनेंगी, तो यह सम्मान भगवान चाहेगा उसे मिलेगा, ठीक है। सीता स्वयंवर देखना, फिर से देख लो, सीता स्वयंवर देखने जाना चाहिए। ईश्वर
देखते हैं कि ये सम्मान किसको देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ईश्वर जिस पर कृपा करेंगे उसी को ये सम्मान मिलेगा। ठीक है, फिर आगे थर्ड लाइन देखेंगे। हर से मुनि सब सुनी बन बानी। अब हर से मतलब होता है खुशी हुए, जो मुनि जो ऋषि मुनि वहाँ पर थे, तो इस तरह के दोनों जने जो बातें कर, वर वाणी, बानी मतलब वाणी, जो बोल रहे थे वह सब ऋषि मुनि सुनकर हंसने लगे। दिन ही आशीष सब ही सुखी मानी। सभी लोगों ने उन्हें आशीष दिया, आशीष मतलब आशीर्वाद दिया। उसके बाद पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, कृपाला मतलब लक्ष्मण राम जी को कहा गया, कृपाला मतलब राम जी को कहा गया। तो पुनि मतलब फिर, मुनि वृंद, वृंद मतलब समूह, मुनियों का समूह, समूह के साथ राम भगवान मुनियों के समूह के साथ, कृपाला मतलब राम भगवान देखन चले धनुष मखमाला। तो जहाँ पर धनुष का स्वयंवर रचा गया था वहाँ पर देखने के लिए लक्ष्मण, श्री राम और सभी जो मुनि थे सब साथ में वह देखने के लिए गए। रंग भूमि आए दो भाई, दोनों भाई रंग भूमि पर आए जहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा था वहाँ। असी सुधि सब पूरन सिंह नग पाई। यह सब सुधि मतलब होश में, होशो हवास में। तो जब असी ऐसी बात सभी को, पूरन सिंह मतलब नगरवासियों को ये बात पता चली, तो सभी नगरवासी चले सकल ग्रह काज बिसारी, बिसारी मतलब भूल कर, अपने सभी काम काज को भूल कर सब लोग कहाँ आ गए, जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था वहाँ। बाल जुवान जरट नर नारी, जो बालक थे वे भी, जवान थे वे भी, बूढ़े थे, नर नारी, सभी लोग ये दृश्य को देखने के लिए वहाँ पर आए। ठीक है ना। राजकुंवर ते ही अवसर आए। उसी समय राजकुमार, ये दोनों राजकुमार भी उसी समय वहाँ पर उपस्थित हुए। मनहु मनोहरता तन छाए। मन और तन में उन दोनों राजकुमारों को देखकर मन को मनोहरता छाई। मनोहरता मतलब मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। गुण सागर नागर वर वीरा, गुणों के सागर, जिनके अंदर इतने सारे गुण हैं, ये गुणों के सागर चतुर दोनों वीर वहाँ पर आए। सुंदर श्यामल, सुंदर सांवला रंग और गौर्ण शरीर, लक्ष्मण का शरीर कैसा था, गोरे शरीर वाले थे। राज समाज विराजत रूरे, वहाँ पर उस राज्य में पूरा राजाओं का समाज वहाँ पर विराजमान था। विराजमान मतलब बैठा हुआ था। उड़गन मोह जनु जुग विधु पूरे, सभी लोग, उड़गन मतलब उस धनुष को उठाने के लिए सभी लोग आतुर थे। जनु, जनु मतलब लोग, आतुर, विधु पूरे, पूरे पूरा प्रयास से, पूरी पूरी हिम्मत से लोग वहाँ पर आए हुए थे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वहाँ पर जो नगरवासी लोग इकट्ठे हुए थे उन सब ने इन दोनों राजकुमारों को देखा, इन दोनों भगवानों को देखा। तो जिनके रही भावना, जिसके मन में जैसी भावना थी ईश्वर के प्रति कि हमको ईश्वर का रूप इस तरह का दिखाई दे, तो ये राजकुमारों के अंदर, इन भगवान लक्ष्मण और राम के अंदर वैसे ही प्रभु के दर्शन लोगों को हो रहे थे। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी लोगों के अंदर भावना थी कि हम भगवान को इस रूप में देखें, तो उसी रूप में भगवान को उन लोगों ने देखा। समझ में आई आपको ये पूरी पंक्ति? सबको समझ में आया? फिर से ये पूरी पंक्ति का एक साथ मैं आपको भावार्थ समझा दे रही हूँ। पूरी पंक्ति का एक साथ, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं हमें सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसे ये सम्मान देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही सम्मान का पात्र होगा। यह सुनकर सभी मुनिगण हर्षित हो उठे और राम जी ऋषि मुनियों के समूह के साथ धनुषशाला देखने चल दिए। जब दोनों भाई रंगभूमि में गए आए तब यह खबर नगरवासियों को मिली
और जवान बूढ़े नर नारी सभी घर का काम छोड़कर वहाँ चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सभी से आसन पर बैठने के लिए कहा। उसी समय राजकुमार वहाँ आए, मानो साक्षात मनोहरता ही छा गई हो। उनका शरीर सुंदर, सांवला और लक्ष्मण का गौर वर्ण है, मानो तारागणों के बीच पूर्ण चंद्रमा हो। वहाँ पर उपस्थित लोगों में प्रभु के प्रति जैसी भावना थी, वैसे ही प्रभु की छवि लोगों ने देखी। समझ में आया ना आप सबको? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। दौलत मतलब धन। धन दौलत को देखकर कभी भी सपने में भी अभिमान करना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना कि गुणों से ही हजारों लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त किया जाता है। बिना गुण के कोई भी नहीं पूछता। समझ में आ रहा है ना? तो दौलत पाए, कवि कहते हैं कि दौलत पाने के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। और अगर आपके पास दौलत पैसा आ जाता है तो आपको कभी अभिमान करना नहीं चाहिए। चंचल जल दिनचारी को, चंचल जल दिनचारी को मतलब ये जो दौलत होती है वो कैसी होती है? चंचल होती है। चंचल जल के समान होती है। चंचल जल के समान होती है। वह किसी के पास टिकती नहीं है। आज मेरे पास धन है तो कल तुम्हारे पास होगा। तो यह कैसी होती धन दौलत? चंचल होती है। जल दिनचारी, ये 4 दिन हमारे पास रहती है, फिर उसके बाद किसी और के पास चली जाती है। तो चंचल जल, जल कैसा होता है? जल पानी बहता रहता है। उसी प्रकार से ये जो धन दौलत ये भी ऐसी ही होती है। ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ मतलब एक जगह रुककर वह कभी रहती नहीं है, कभी एक जगह पर वह टिकती नहीं है। ठाउन न रहत निदान, वह एक जगह कभी भी टिक कर रहती नहीं है। निदान मतलब आखिर में, आखिर तक कभी किसी के पास टिक कर रहती नहीं है। जियत जग में जस लीजो। जियत मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक जग में अर्थात दुनिया में जस लो, इज्जत लो, अपनी इज्जत लो। धन दौलत से किसी की इज्जत बनती नहीं है, उस इज्जत को अपने हाथों से बनाना होता है। जियत जग में जस लो, हमें जब तक हमारा जीवन है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जस लीजिए मतलब ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मीठे वचन सुनाए और मीठे वचन बोलना चाहिए तथा सभी से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। विनय सभी के कीजिए। विनय मतलब सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कह गिरधर कविराय, कवि गिरधर जी कह रहे हैं कि अरे यह सब घट दौलत, यह सब क्या है? घट दौलत का मतलब सबकी परीक्षा लेती है। यह जो दौलत होती है ये क्या होती है? हम सबकी परीक्षा लेती है। पाहुन निसी दिनचारी। पाहुन मतलब जिस तरह से मेहमान हमारे घर पर 4 दिन के लिए आते हैं, उसी तरह दौलत भी रहत सबकी के दौलत, रहत सबही के दौलत। तो दौलत सभी के पास इसी तरह से 4 दिन के लिए ही रहती है और बाकी का हमारा जो व्यवहार होता है वह हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। सब रहत सबही की दौलत, व्यवहार ही एक ऐसा होता है जो सच्ची, सबही मतलब सच्ची दौलत होती है। पैसा सच्चा दौलत नहीं होता, जबकि हमारा व्यवहार सच्ची दौलत होता है। समझ में आया ना? कवि कहते हैं, पूरा भावार्थ एक बार देख लो। कवि कहते हैं कि केवल दौलत पाने के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए, साथ ही दौलत के पास आ जाने पर अभिमान करना नहीं चाहिए। धन दौलत चंचल जल के समान है जो एक स्थान पर यानी एक हाथ में नहीं ठहरती।
अतः जीवन में ईश्वर का नाम लेना, मीठी वाणी बोलना तथा सभी से प्रेम करना असली दौलत है। कवि कहते हैं कि दौलत केवल 4 दिन की है, बाकी दिन तो व्यवहार काम आता है, जो सच्ची दौलत होती है। समझ में आया ना आप लोगों को? चलो नेक्स्ट देखेंगे। गुण के गाहक सहस जन, सहस मतलब सभी, गुण के गुण मतलब जो आपके अंदर गुण हैं, जो आपके अंदर अच्छे से गुण हैं। गुण के गाहक सहस, सहस मतलब हजारों लोग। अगर आपके अंदर गुण है, अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छा व्यवहार है, तो उसके ग्राहक हजारों लोग होते हैं। गाहक सर नर, सर मतलब हजारों नर, हजारों लोग आपके इस गुण के ग्राहक होंगे। मतलब आपके इस गुण से लोग प्रसन्न होते तो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। बिन गुण लहे न कोई, और आपके पास गुण नहीं है तो बिना गुण के कोई आपसे बोलेगा भी नहीं। तो गुण के ग्राहक हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, और बिन गुण लहे न कोई। और अगर आपके पास गुण नहीं है तो आपके पास कोई आने वाला नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है। जैसे कागा कोकिला, जैसे उदाहरण के रूप में बताया कि एक कोयल होती है और दूसरा कौवा होता है। कागा मतलब कौवा, कोकिला मतलब कोयल। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। अब कौवा और कोकिला, कौवा और कोयल, इन दोनों के शब्द, शब्द मतलब जो बोलते हैं, जो वो लोग काँव काँव करते हैं, कू कू करते, इनके सभी शब्द सभी लोग सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, सब लोग इनके शब्द सुनते हैं। लेकिन हमें दोनों में से किसकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, कौवा की या कोयल की? तो कोयल की। कोकिला सवे सुहावन, सुहावन मतलब अच्छी लगती है। कोकिला की जो वाणी होती, जो बोलती कूहू कूहू, तो जो कोकिला की वाणी होती है वह हम सबको बहुत अच्छी लगती है। दो को एक रंग, दोनों का रंग भी एक होता है और रूप भी एक होता है। काग सब भय अपमाना, और अगर कौवा बोलना शुरू करता है तो उसका सब लोग अपमान करते हैं। अपमान मतलब उसे अपवित्र समझते हैं, उसे उड़ा देते हैं। कब से काँव काँव कर रहा है, कान में दर्द होने लगा हमारे, है ना, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन अगर कोयल बोलती है तो हमें उसकी आवाज़ बहुत सुहानी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कौवा बोलता है तो उसकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जबकि देखने में दोनों ही एक जैसे लगते हैं, दोनों का एक रंग है। तो दोनों का यहाँ पर क्या काम आया? गुण। उसके अंदर गुण अच्छे हैं इसलिए वो सबको वो अच्छा लगता है, इसके अंदर गुण खराब है इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, ठाकुर मन के मतलब हमको बोल रहे हैं। कवि गिरधर जी कह रहे हैं कि हे ठाकुर मन, अपने लोगों को बता रहे हैं कि सुनो तुम सभी लोग, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के, कि अगर आपके पास गुण है तो आपके पास, गुण नहीं है तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, और अगर आपके पास गुण है तो आपके लिए हजारों लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे। समझ में आया? फिर से इसका पूरा एक बार भावार्थ समझ लो कि गुणों से ही हजारों लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त किया जाता है, बिना गुण के कोई भी नहीं पूछता। जिस प्रकार कौवे और कोयल के शब्द सभी लोग सुनते हैं, लेकिन सभी को कोयल की आवाज़ ही मीठी लगती है, जबकि दोनों एक ही रंग के होते हैं, फिर भी कौवे को सभी अपवित्र अर्थात गुणहीन मानते हैं। कवि गिरधर जी कहते हैं कि सभी लोग सद्गुणों वालों को ही पसंद करते हैं, अगुणी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आया ना, इसका पूरा भावार्थ? ठीक है, आप पहले लेसन पढ़ना, ये पद्यांश पढ़ लेना, उसके बाद अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। नाथ, भगवान, आशीष, आशीर्वाद, कृपाला, दया करने वाला, वरवाणी, श्रेष्ठवाणी, नागर, चतुर, विसारी, भूल जाना, शब्द, शब्द, एक रंग, एक जैसा रंग, हर से, प्रसन्न हुए, सब ही,
सबको जस जैसे वृंद समूह सुधी होश हवास शरीरा शरीर दे दोऊ दोनों सुहावन अच्छा लगना जियत जीते हुए विनय प्रार्थना भलाई सब घट तौलत सबकी परीक्षा लेती है पाहुन मेहमान निदान आखिर में जिनके जिनके अपावन अपवित्र सहस सहस्त्र हजार। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर आपके। सबसे पहले इसमें संकेत पद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर संकेत में दिया है सिय स्वर स्वयंवरु और देखी तिन तेही। यह है पहला पैराग्राफ, फर्स्ट वाला पैराग्राफ है आपकी पेज नंबर 96 पर है फर्स्ट पैराग्राफ। ये पूरा यहाँ लिखना है, ठीक है। अब इसके 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन के बाद इसके आंसर हमने नीचे दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद में किसकी बात कही जा रही है। दूसरा, राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ पर आए हैं। तीसरा, श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता के बारे में क्या कहा गया है। तो आंसर देखेंगे हम। प्रस्तुत पद में पहला हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद में किसकी बात कही जा रही है। तो प्रस्तुत पद में सीता के स्वयंवर की बात की जा रही है। फिर ख, राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ पर आए हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ग, श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता के बारे में क्या कहा गया है। तो श्री राम का शरीर सुंदर सांवला है और लक्ष्मण का गौरवर्ण है। गौरवर्ण मतलब गोरा शरीर है, मानो तारोगण के बीच पूर्ण चंद्रमा हो। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु उत्तर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन फिर आंसर। तो पहले क्वेश्चन है क, तुलसीदास जी के पद में क्या सुनकर मुनिगण हर्षित हो उठते हैं। ख, क्या पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ग, कोकिला और कागा में से लोग किसे पसंद करते हैं। तो आंसर देखेंगे। क है आंसर पहला सेकंड का। तुलसीदास जी के पद में क्या सुनकर मुनिगण हर्षित हो उठते हैं। तो मुनिगण लक्ष्मण की यह बात सुनकर कि जब जिस पर आपकी कृपा होगी वही सम्मान का पात्र होगा, सुनकर हर्षित हो उठे हैं। ख, क्या पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो धन दौलत पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। कोकिला और कागा में से लोग किसे पसंद करते हैं। तो कोकिला और कागा में से लोग कोकिला को पसंद करते हैं या कोयल को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। लघु उत्तर लिखिए। पहला इसमें का, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ख, गिरधर के पहले पद में क्या संदेश दिया गया है। ग, मीठे वचन सुनाए बिन सभी के कीजिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके आंसर हम नीचे देखेंगे। पहला क का है, इस पंक्ति का भाव है कि जिसके मन में भगवान के प्रति जैसी भावना होगी उसके मन में भगवान की वैसी ही छवि बनेगी। आगे देखेंगे 2 नंबर। पहले पद में कवि ने धन दौलत के पास आ जाने पर समझाते हुए यह संदेश दिया है कि धन दौलत प्राप्त कर लेने के बाद धनी बन जाने पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। लास्ट ग, इस पंक्ति का आशय है कि मीठे वचन प्रेम आदि ही जीवन में काम आते हैं, इसलिए हमें मीठी वाणी और प्रेम को ही अपनाना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तर लिखिए। तो इसमें क है, धन दौलत पाकर अभिमान करना उचित क्यों नहीं है। ख, सीता स्वयंवर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ग, दी गए संकेत पंक्ति का संप्रसंग भावार्थ लिखिए। इसके आंसर नीचे हैं। पहले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 कि धन दौलत पाकर अभिमान करना उचित क्यों नहीं है। तो धन दौलत पाकर इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन किसी के पास भी कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं ठहरता। इसकी अपेक्षा मीठी वाणी व सबकी भलाई के द्वारा संसार में अमर हुआ जा सकता है। ख नंबर देखेंगे कि सीता स्वयंवर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
तो आंसर है सीता स्वयंवर के लिए दूर दूर से राजकुमार उपस्थित हुए थे। राम व लक्ष्मण भी वहाँ पहुँचे। जब इसकी खबर नगरवासियों को मिली कि 2 सुकोमल सुंदर राजकुमार आए हैं, सब अपने आप काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़े। अब आगे ग नंबर का देखेंगे। पहला इसमें दिया है सीता स्वयंवरु पूर्व सिन पाई। तो पहले इसका हम देखेंगे कि प्रसंग क्या था। प्रस्तुत कविता में तुलसी जी ने सीता के स्वयंवर से पूर्व समय के मनोरम दृश्य का वर्णन किया है। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं हमें सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसे किसे यह सम्मान देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही सम्मान का पात्र होगा। यह सुनकर सभी मुनिगण हर्षित हो उठे और राम जी ऋषि मुनियों के समूह के साथ धनुषशाला देखने चल दिए। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न, गुण के गाहक भय अपमाना। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में गिरधर जी गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गुण ही पसंद आते हैं, अवगुण किसी को अच्छा नहीं लगता। भावार्थ देखेंगे, गुणों से ही हजारों लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, बिना गुण के कोई भी नहीं पूछता। जिस प्रकार कौवे और कोयल के शब्द सभी लोग सुनते हैं, लेकिन सभी को कोयल की आवाज़ ही मीठी लगती है, जबकि दोनों एक ही रंग के होते हैं, फिर भी कौवे को सभी अपवित्र अर्थात गुणविहीन मानते हैं। आगे हम देखेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों को खड़ी बोली या मानक हिंदी में लिखिए। खड़ी बोली या मानक हिंदी में मतलब जो आज हम लोग जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम आशीष की जगह आशीर्वाद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आज का जो शब्द है वह हमारा मानक शब्द कहा जाता है। तो आशीष, आशीष को हमारी हिंदी और खड़ी भाषा में क्या कहेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। आशीष मतलब होता है आशीर्वाद। शरीरा मतलब होता है शरीर। जियत मतलब होता है जीते हुए। दो मतलब दोनों। सबक मतलब शब्द। सब ही मतलब सबकी। गुण मतलब गुण। जिनके मतलब जिनके जिनके। कागा मतलब कौआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि संधि में 2 वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन होता है। संधि में 2 वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन होता है तथा संधि विच्छेद में संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है, जैसे इत्यादि। संधि में 2 वर्णों के परस्पर मेल, दोनों के संधि विच्छेद किसे कहते हैं कि 2 शब्दों को अलग करते हैं तो हमें संधि विच्छेद करते हैं। और संधि मतलब होता है जोड़ना, 2 शब्दों को जोड़ना। जहाँ 2 शब्दों को जोड़ा जाता है उसे हम संधि कहते हैं। जहाँ 2 शब्दों को अलग किया जाता है उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे इत्यादि, तो इत्यादि में 2 शब्द हैं, उससे संधि हो गई वो। अब इति प्लस आदि तो संधि विच्छेद हो गया। समझ में आया ना बेटा कि इत्यादि, इत्यादि मतलब संधि हो गया, 2 शब्द के मेल से बना है, इति प्लस यादि। ठीक है, अब हमने इसको अलग किया, इति प्लस आदि, तो क्या हो गया संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब आप संधि या संधि विच्छेद से खाली जगह भरो। पहले हमें यहाँ पर संधि विच्छेद किया हुआ दिया हुआ है, हमें इसको संधि बनाना है। जैसे सत्य प्लस अर्थ तो सत्यार्थ। ठीक है, ये हमने क्या संधि बनाई। अब इसके बाजू में आप देखो संधि विच्छेद हमें करना है, संधि बनी बनाई है। ठीक है, तो पहले संधि विच्छेद को हमें संधि बनानी है। तो सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ। कथा प्लस उत्सव कथोत्सव। दीप प्लस अवली दीपावली। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है संधि नारीश्वर, तो हमें नारीश्वर को अलग अलग करना है। तो नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर। फिर लंबोदर, लंबा प्लस उदर। फिर पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, देव प्लस आलय तो देवालय, तो अ प्लस आ बराबर आ बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दो स्वरों का परस्पर मेल हुआ। दो स्वर आ ई उ ये क्या है? स्वर है। और क ख ग घ क्या है? व्यंजन है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि अ प्लस आ मिलाकर आ ही बनता है। तो दो स्वरों का परस्पर मेल होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि किसे कहेंगे? कि वाक क प्लस इश तो वागिश। ठीक है, यहाँ व्यंजन और स्वर क प्लस ई, क मतलब व्यंजन और ई मतलब स्वर, तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है, अतः यह व्यंजन संधि है। स्वर संधि किसे कहते हैं? कि जहाँ पर परस्पर दो स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर व्यंजन और स्वरों का मेल होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और थर्ड क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मतलब होता है जहाँ पर दो बिंदी लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। दो बिंदी जो लगाई जाती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। बराबर। तो तपह लिखा है, दो विसर्ग लिखा है, प्लस बल, तो यहाँ पर हमने क्या किया? तपोबल। यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन से मेल हुआ है, विसर्ग के बाद व्यंजन से मेल हुआ है, अतः यह व्यंजन मतलब समझ में आ रहा है ना? क ख ग, तो यहाँ पर ब ल लिखा है, तो ठीक है, तो विसर्ग के बाद बल है ना, तपो बल, तो बल क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन और विसर्ग ये दोनों का मेल हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, आगे देखेंगे। संधि विच्छेद व संधिस्थ शब्दों को देखकर उचित भेद में सही निशान लगाइए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे राजा प्लस ऋषि बराबर राज ऋषि, तो ये कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। ठीक है, ये कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। फिर आगे हम देखेंगे अति प्लस अधिक अत्यधिक, ये भी क्या हुई? स्वर संधि हुई। आगे हम देखेंगे नी प्लस रस नीरस, ये कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। सम प्लस गति संगति, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आगे नी प्लस कलंक निष्कलंक, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उत प्लस हरण उत्हरण उद्धरण, ये स्वर संधि है कि व्यंजन? तो व्यंजन संधि है। यहाँ पर आपका पद्यांश, जो पद्य हमने पढ़ा था लेसन नंबर 15, ये आपका यहाँ पर पूरा हुआ। हमने इसका भावार्थ आपको समझा दिया, शब्दार्थ भी हो गए, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, ऑल मतलब पूरा हमने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद हम इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि इसके साथ साथ हम कॉम्पो भी देख लेंगे। ठीक है ना, हमको कॉम्पो भी देखना है। तो हमने यहाँ पर आपको दो कॉम्पो दिया है, एक कॉम्पो है विज्ञान और जीवन और दूसरा कॉम्पो है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, दोनों कॉम्पो भी हमने यहाँ पर दिया है और आपको PDF भी भेजेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग क्या करना कि जितना हम देते जा रहे हैं उतना आपको करते जाना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर विज्ञान और जीवन, ये आपका कॉम्पो अर्थात निबंध है आपके एग्ज़ाम के लिए, विज्ञान और जीवन, और दूसरा है राष्ट्रमंडल। तो पहले हम देखेंगे विज्ञान और जीवन। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना, आपके ग्रामर की बुक में ही दिया गया है, पेज नंबर 232। विज्ञान और जीवन। मनुष्य निरंतर मानव जीवन को सुखमय बनाने में प्रयासरत रहता है। उसने विज्ञान द्वारा नए नए आविष्कार करके अपने दैनिक जीवन को आनंदमय बना लिया है। विज्ञान ने अनेक चमत्कार करके सृष्टि की काया पलट कर दी है। इसने मनुष्य की स्वर्ग
सी सुंदर कल्पना को पृथ्वी पर ही साकार कर दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया है। विज्ञान के चमत्कारों ने संसार की दुनिया समाप्त कर दी है। हजारों लोगों में जो उन्नति न हो पाई वह पिछले 150 सालों में हो गई है। थर्ड वाला देखेंगे पैराग्राफ। आज से 200 वर्ष पहले का मनुष्य यदि धरती पर आए तो उसे यह काल्पनिक दुनिया लगेगी। बिजली के आविष्कार के कारण मनुष्य की जीवन शैली ही परिवर्तित हो गई है। अंधकार भरी रातें बिजली के बल्बों और ट्यूबलाइट की रोशनी से जगमगा उठी है। कूलर, पंखों और एयर कंडीशनरों ने गर्मी की तपन को शांत कर दिया है। रसोई के सारे काम बिजली के उपकरणों द्वारा होने लगे हैं। आगे देखेंगे पैराग्राफ। टेलीविज़न, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि ने दुनिया को समेटकर छोटा बना दिया है। इस माध्यमों से क्रांति आ गई है। बिजली की मशीनों से एक काम जिसे कई सौ लोग करते थे, कितने सारे लोग करते थे, कम समय में किया जाता है। घंटों का काम मिनटों में पलट झपकते ही हो जाता है। आज बड़े बड़े उद्योग, नया पैराग्राफ, आज बड़े बड़े उद्योग स्वचालित मशीनों से युक्त है। बटन दबाते ही काम स्वयं होता है, चाहे खाद्य पदार्थ के कारखाने हों या कपड़े या बर्तन आदि बनाने के काम हो। सब मशीनों द्वारा ही होता है। उद्योग धंधों में उत्पादन की मात्रा बढ़ गई है। आगे का पैराग्राफ। यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। बैलगाड़ी युग को विज्ञान ने एकदम बदल दिया है। सड़कों पर तीव्र गति से वाहन चलने लगे हैं। हजारों यात्रियों को ले जाने वाले वायुयान आकाश में उड़ने लगे हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण को चीरकर मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा है। आगे हम देखेंगे पैराग्राफ। चिकित्सा जगत में तो विज्ञान ने अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है। शरीर के सभी अंगों का प्रत्यारोपण तक होने लगा है। विज्ञान ने प्रदर्शन कला को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। लास्ट पैराग्राफ। विज्ञान ने मनुष्य के दैनिक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसने मनुष्य को समस्त सुख प्रदान किया है। यदि विज्ञान न होता तो मनुष्य का दैनिक जीवन इतना सुखमय या सुखकर नहीं होता। देखो यहाँ विज्ञान और जीवन के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको ये सब थोड़े हार्ड भी लगते हैं तो आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो कि विज्ञान से हमें आजकल क्या क्या नई चीज़ें मिली हैं। पहले लोग सभी हाथ से काम करते थे, हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे अभी विज्ञान के द्वारा बहुत नई नई मशीनें आ गई हैं, ठीक है। तो नई नई मशीनों से अब जहाँ पर हज़ारों लोग हाथों से काम करते थे, वे सब लोग अब मशीनों के द्वारा काम करने लगे। चाहे वो कपड़े की मशीन हो, चाहे वो कोई कारखाना हो, चाहे वो भरत काम की मशीन, कोई भी मशीन हो, सभी विज्ञान के द्वारा क्या हो गया है कि कम समय में और एक ही व्यक्ति वो सब काम, हजारों व्यक्ति का काम एक ही व्यक्ति मशीन के द्वारा कर सकता है। आप इस तरह से भी अपनी अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हो। टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, इंटरनेट है, ये सब ने ये विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के द्वारा ही सब कुछ मिला है। पंखा, लाइट, बिजली, कूलर, फ्रिज वगैरह हम ये विज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये इस तरह से आप अपने शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हो जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इन सब के द्वारा हम लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं। अगर जो इतने 1000 साल पहले जो मनुष्य पहले का मनुष्य था, अगर वो आज उतर कर देखते तो उसे क्या लगेगा, ये सब तो नई दुनिया है। उसे क्या लगेगा, ये दुनिया पूरी एक नई दिखाई देने लगेगी। उसे लगेगा कि ये दुनिया पूरी नई है, क्योंकि उसने तो ये सब देखा ही नहीं है। तो बिजली के उपकरण हैं। आजकल हम देखते हैं रसोई में, पहले रसोई किससे बनाई जाती थी, चूल्हे के ऊपर लकड़ियों के द्वारा रसोई बनाई जाती थी। कोयले से अंगीठी जलाई जाती थी। अंगीठी मतलब
क्या होता है कि एक है ना सिगड़ी होती है, सिगड़ी के अंदर कोयला डालकर उसे बनाया जाता था। लेकिन अब वो भी क्या हो गया है कि अब वो सब कोई करता नहीं, क्योंकि सबका समय बहुत ज़्यादा खराब होता है। और आजकल की दुनिया कैसी हो गई है, भागम दौड़म वाली हो गई है। तो लोग, आज हम रसोई बनाते तो कैसे बिजली के द्वारा ही हम लोग ये रसोई बनाने लगे हैं आजकल। इसीलिए रसोई भी हमारी इतनी इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती जितनी स्वादिष्ट हमें चूल्हे के खाने में या अंगीठी में मिलता था। तो आज का जो विज्ञान है वो हमारे जीवन को उसने बहुत ही सुखमय बना दिया है। हम बहुत ही इस विज्ञान के जीवन से बहुत सुखी हैं। इस तरह से आप अपने तरीके से बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल जो राष्ट्र के लेवल पर खेला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूपरेखा। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। विश्व में अनेक प्रकार के खेल। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियां। अब हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करना भारत देश की स्वस्थ परंपरा का प्रतीक है। यह भारत देश के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का सुअवसर प्राप्त हुआ। सन 2010 के अक्टूबर माह में भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। तो यहाँ पर खेल का आयोजन कब हुआ था? 2010 के अक्टूबर माह में। अक्टूबर के समय में, माह मतलब महीना, अक्टूबर के महीने में भारत की जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पर ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। इन खेलों को लेकर संपूर्ण भारत में, विशेष कर दिल्ली में विशेष उत्साह का वातावरण व्याप्त रहा। क्योंकि खेल जब खेले जाते थे पूरे दिल्ली में बहुत ही उत्साह का वातावरण था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। क्योंकि देखो खेल है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने में अच्छा नहीं होता, और अगर खेलने में अच्छा हो, बराबर, उससे जिस चीज़ में रुचि हो, अगर उसमें भी आगे भेजा जाए तो उसमें भी बच्चा बहुत अच्छा नाम कमा सकता है ना बेटा। हाँ, तो इन खेलों का आयोजन एक स्वस्थ परंपरा का परिचायक है। खेल विश्व में मैत्री की भावना को बढ़ावा देता है। खेल क्या करता है? मैत्री मतलब मित्रता की भावना को बढ़ाता है। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ खेलता है, दूसरा देश तीसरे देश के साथ खेलता है, तो एक दूसरे का देश एक दूसरे के साथ खेलता है, तो दोनों में क्या होती है? मित्रता भी होती है, मित्रता भी बढ़ती है। आगे हम देखेंगे विश्व में अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन होता रहता है, जैसे ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल आदि। भारत इससे पहले 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक कर चुका है। निश्चय ही यह हमारे लिए गर्व की बात रही है कि अब की बार राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए भारतवर्ष को चुना गया। यह सुअवसर भारत की राजधानी दिल्ली को एकता, समन्वयता तथा यथोचित सत्कार देने के लिए मानो ईश्वर ने स्वयं ही प्रदान किया। आगे देखेंगे हम भारत में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने का काम बड़ी द्रुत गति से हुआ। इसके लिए केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार ने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक विशाल एवं आधुनिक सुविधाओं वाले खेल गांव का निर्माण किया। दिल्ली के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण के लिए मेट्रो जैसी चमत्कारिक सुविधा, बड़े बड़े मॉल, 5 सितारा होटल, टैक्सियाँ तथा
आरामदायक बसों की व्यवस्था के साथ बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया गया। विभिन्न प्रतियोगिता के लिए बने स्टेडियमों का भी पुनरुद्धार किया गया। आगे हम देखेंगे खेलों के शुरू होने तक दिल्ली का रूप बहुत भव्य हो गया। इस बाहरी सौंदर्यीकरण के साथ साथ अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे खेल गांव के निर्माण के कारण अनेकानेक वृक्षों की कटाई की गई, आर्थिक स्थिति भी कुछ चरमरा गई, झुग्गी झोपड़ियाँ हटाए जाने से इनमें रहने वाले बेघर हो गए आदि। हम सभी भारतीयों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयास किया। देश के नाम को ऊंचा करने से भारत की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। यहाँ हमारा सेकंड वाला भी जो कॉम्पो था वह पूरा हो गया। सेकंड वाला जो कॉम्पो था वह भी यहाँ पर पूरा हो गया। राष्ट्रमंडल खेल, ये हमारा अब दोनों आपको जो मैंने कॉम्पो दिया है, विज्ञान और जीवन और राष्ट्रमंडल, ये दोनों आप याद कर लेना, ठीक है। अगर इसमें भी आपको हार्ड शब्द लगते हैं, हार्ड वर्ड लगते हैं, तो आप अपनी तरीके से छोटा मोटा लिख सकते हो। मतलब जो हार्ड शब्द उसे छोड़ देना और जो आपको ऐसा लगता है सरल शब्द बनकर हो सकता है, तो आप अपनी तरीके से लिख सकते हो कि राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्र में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। हमारे हॉकी राष्ट्र वाली खेल है, बराबर, क्रिकेट है। आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि हमें क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है या क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट में कौन कौन है, कैसे कैसे वहाँ पर आए हुए हैं, या हमारे कहाँ पर किस जगह पर राष्ट्रमंडल खेलों को खेला जाता है। तो इस तरह से आप अपनी तरीके से भी इसको बनाकर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहो वैसे लिखो। अब मैंने आपको यहाँ पर लेसन भी समझा दिया, जो पद्यांश था 15 नंबर का लेसन भी पूरा हो गया हमारा। यहाँ हमारे 2 कॉम्पो भी पूरे हो गए। आपको समय मिले तो ये दोनों कॉम्पो आप लिख भी लेना, ठीक है ना। अगर लिख लोगे तो याद भी आप कर लोगे। जो जो मैं देती जाती हूँ उसको आप धीमे धीमे करके आप याद करते जाना, ठीक है। चलिए, अभी आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मुझे पता है। तो आप क्या करना अब कि ये जो आप लिख लोगे दोनों निबंध आप लिख लोगे, उसके बाद आप क्या करना कि जैसे ये जो कॉम्पो था आपका राष्ट्रमंडल खेल, ये आपका 233 पेज के ऊपर दिया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है कॉम्पो वो आपका 232 पे दिया गया है, और जो सेकंड वाला है राष्ट्रमंडल खेल, ये 233 पर दिया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों कॉम्पो समझा दिया, पद्यांश हो गया। चलिए, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।